अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हसीब इब्ने सादिक शो। आज का हमारा टॉपिक है लॉकडाउन के बाद क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरे इंडिया का में इंफ्रास्ट्रक्चर, खासतौर पे जो हमारी सिटीज़ है जिसमें हम रहते हैं, जिसकी वजह से तमाम कारोबार और सब कुछ चलता है और पूरे इंडिया की इकोनॉमी चलती है, वो वहाँ पे हम प्रिपेयर्ड हैं इस कोरोना वायरस से, कोविड-19 से निपटने के लिए? क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमको सेफ रख सकता है? और क्योंकि मेरा ताल्लुक जो है वो मुंबई से है, मैं मुंबई में रहता हूँ। ज़्यादातर इंडिया के जितने भी शहर हैं, हिंदुस्तान के शहर हैं, वो ज़्यादातर वैसे ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर मोर और लेस वैसा ही होता है। पहला जो प्रॉब्लम जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, हाउसिंग। घर जो होते हैं यहाँ पर, ये घर के अंदर आप जो सोशल डिस्टेंसिंग या पर्सनल डिस्टेंसिंग करने के लिए गवर्नमेंट बोलती है कोरोना वायरस से बचने के लिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि हमारे वहाँ जो शहरों में घर होते हैं वो ज़्यादातर बहुत छोटे होते हैं, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, और ये चीज़ को जो है रोकना, इस चीज़ को बचा पाना जो है लोगों को बहुत मुश्किल चीज़ है। और कुछ साल पहले तक का, बल्कि कुछ 20-25 साल पहले तक का, जो हमारी गवर्नमेंट खुद जो घर बनाती थी, जैसे कि रिपेयर बोर्ड के थ्रू, मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ, मुंबई में जो भी पुरानी बिल्डिंग हो जाती थी या बिल्डिंगें टूट जाती थी, गिर जाती थी, या रीडेवलपमेंट करना होता था मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ को, तो उसमें अक्सर ये होता था कि लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, तो रिपेयर बोर्ड से वो रिपेयर की करते थे और वो इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे पैसे देते थे। बाद में जो महाड़ा ने वो चीज़ टेक ओवर कर ली, तो रिपेयर बोर्ड जो पहले एक फैमिली के लिए 100 स्क्वायर फुट, 120 स्क्वायर फुट के घर बनाती थी, और उनको लगता था कि एक फैमिली के लिए उतने बड़े एरिया का घर जो काफ़ी सफिशिएंट होता है। उसके बाद में अब धीरे धीरे चल के आज जो करंट सिनारियो है कि मार्डा के ज़रिए से जो भी घर बना के दिए जा रहे हैं लोगों को, उसमें जो मिनिमम जो लोगों को घर दिए जाते हैं वो तकरीबन 300 स्क्वायर फुट कारपेट एरिया के घर दिए जाते हैं। इवन अगर आप 300 स्क्वायर फुट के घर आप लेते हैं कि 300 स्क्वायर फुट का घर आप किसी को रहने के लिए, एक सिंगल फैमिली को, यहाँ पे हालांकि शहरों में ज़्यादातर जो है जॉइंट फैमिलीज रहती हैं, फिर भी अगर एक सिंगल फैमिली के हिसाब से हम उसको कैलकुलेट करते हैं कि एक फैमिली में तकरीबन 5 से 6 लोग होते हैं, तो 6 लोगों के लिए 300 स्क्वायर फुट सेल्फ कंटेंट घर क्या सफिशिएंट होता है। हर बड़े शहर में जो एक बहुत बड़ा इलाका जो, और बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो है, वो जो है झोपड़पट्टियों में रहता है, या जो है पक्के मकानों में नहीं रहता है। ये ज़्यादातर जो है बस्तियां होती हैं, जहाँ पे जो हज़ारों लोग, कई जगहों पे तो लाखों लोग जो वहाँ पर बसते हैं। तो ऐसी जगहों पर क्या पॉसिबल है अपने आप को बीमारियों से बचाना? क्या वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है? वहाँ पे ज़्यादातर जो होती है सेल्फ कंटेंट घर नहीं होते हैं, लोगों को कॉमन टॉयलेट्स वगैरह यूज़ करनी पड़ती है। एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वहाँ पर जो ये महामारी को रोकने के लिए। और दूसरा जो है उधर प्रॉब्लम होता है, दूसरा प्रॉब्लम होता है स्लम्स के अंदर जो है बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड होते हैं, इंटरेक्शन आपस में लोगों का बहुत ज़्यादा होता है, बहुत पतली पतली जगहें होती है लोगों के आने जाने के लिए, रहने के लिए, और ज़्यादातर ये जगहें जो रहती है बहुत अनहाइजीनिक होती है, साफ़ सुथरी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई तरीके का कोई सिस्टम चलता नहीं है, हर चीज़ जो है अनसिस्टमैटिकली बनी हुई है। हिंदुस्तान के हर बड़े शहर में एक जो और बहुत बड़ा मसला है वो गार्बेज डंपिंग का और सीवेज ट्रीटमेंट का। ज़्यादातर, अभी मैं मुंबई में रहता हूँ तो मैं मुंबई की बात आपको बता सकता हूँ कि मुंबई में ज़्यादातर जो कचरा और जो अपना गार्बेज होता है, कचरा होता है, वो कचरे को ले जाकर जो ग्राउंड रिफिल्स के अंदर डाल दिया जाता है विद इन द सिटी। मुंबई शहर के अंदर और मुंबई शहर के थोड़ा बहुत जो आसपास के इलाकों में वो चीज़ को डंप कर दिया जाता है। प्रॉब्लम ये होता है उसकी वजह से बहुत सारी जो बीमारियां फैलती हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। सेम हाल होता है जो सीवेज सिस्टम जो है हमारे उधर, ज़्यादातर सीवेज ट्रीटमेंट का कोई यहाँ पे ज़्यादा जितना होना चाहिए उतना तो बिल्कुल नहीं है। कुछ 1, 2, 3, 4 प्लांट्स होंगे जो बहुत एक माइन्यूट परसेंटेज जो है वो सीवेज को ट्रीट कर पाते हैं। बाकी का ज़्यादा से ज़्यादा जो सीवेज जो होता है 90% या उससे भी ज़्यादा, वो विदाउट ट्रीटमेंट
वो जो है ऐसा का ऐसे ही जो है समंदरों में, दरियाओं में जो 1 2 4 6 जो यहाँ पे रिवर्स है उसके अंदर, और जो डायरेक्ट समंदर में ज़्यादातर जो है समंदर में डायरेक्ट डाल दिया जाता है। उसकी वजह से जो पोल्यूशन और इन्वायरमेंट हैजार्ड जो क्रिएट होते हैं वो तो खैर कोई बता ही नहीं सकता है। तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है? अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है? पहला सोल्यूशन मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि जो घर की जो साइज़ है, जो माडा डिसाइड करती है या जो भी गवर्नमेंट की एजेंसीज़ है, वो लोगों को रहने के लिए, एक फैमिली के लिए मिनिमम एक एरिया होना चाहिए कि इतने एरिया का 300 स्क्वायर फुट एक ठीक ठाक है, लेकिन हर घर सेल्फ कंटेंट होना चाहिए जिसके अंदर WC टॉयलेट वो हर घर में होना चाहिए। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सीवेज जो होता है वो ट्रीटमेंट, और गार्बेज को भी जो है रिसाइकल करने की और उसको रीयूज करने की, किसी तरीके से उसको भी ट्रीट करके डंप करने की एक जरूरत बहुत इंपॉर्टेंट है हर शहर के अंदर। मुंबई की लाइफलाइन कहा जाता है मुंबई की लोकल ट्रेन्स को। मुंबई की लोकल ट्रेन्स के अंदर डेली 76 लाख लोग जो है उसमें ट्रैवल करते हैं। टोटल जो 5 लाइंस है जो मुंबई के अंदर ऑपरेट करती है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है मुंबई के सबब्स और मुंबई की जो सैटेलाइट सिटीज़ है, मुंबई के करीब जो बनी हुई सिटीज़ है वहाँ से ट्रैवल करते हैं। तो ये लाइन जो है मेन लाइन है, सेंट्रल रेलवे है, वेस्टर्न रेलवे है, हार्बर रेलवे, ट्रांस हार्बर रेलवे, और एक और लाइन अभी शुरू हुई है रेलवे की, वो है उरन, वो वहाँ पे उरन की तरफ न्यू बॉम्बे के अंदर एक लाइन शुरू हुई है। तो ये सब लाइंस के ऊपर टोटल जो है डेली 76 लाख लोग ट्रैवल करते हैं। अब टोटल जो सर्विसेज जो ये तमाम रेलवेज प्रोवाइड करती है, टोटल 2400 सर्विसेज प्रोवाइड करती है। 2400 सर्विसेज अगर आप जो है 76 लाख से जो है डिवाइड करते हैं तो एक गाड़ी में तकरीबन अगर उसको 15 डिब्बे की गाड़ी भी पकड़े, सिर्फ वेस्टर्न रेलवे में 15 डिब्बों की गाड़ी चलती है, बाकी सेंट्रल रेलवे में भी और कोई रेलवे में फिर भी चलिए एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि पूरी की पूरी जितनी 2400 ट्रेन जो चल रही हैं वो तमाम की तमाम 15 डिब्बों की चल रही है। हर डिब्बे की कैपेसिटी आप एक एवरेज पकड़िए, वैसे तो 86 के आसपास लिखी होती है, आप पकड़ लीजिए कि स्टैंडीज वगैरह मिला करके आप जो है उसको जो है 100 आदमी या 150 आदमी भी पकड़ लेते हैं अगर, तो 2500 सर्विसेज में आप कितने लोगों को ले जा सकेंगे? एक ट्रेन में आप बहुत से बहुत जो है आप पकड़ लीजिए 150 के हिसाब से जो है 2000 आदमी को मैक्सिमम ले जा सकते हैं। लेकिन कैसे? वो थ्रू आउट द डे, यहाँ पे रेलवे जो शुरू होती है, ट्रेन शुरू होती है, पहली ट्रेन सुबह 4 बजे शुरू होती है, आखिरी ट्रेन जो रात को 2-2:30 बजे बंद होती है। हाँ, इतने सारे, ये तकरीबन 20-22 घंटे के अंदर 2400 सर्विसेज चलती है। लेकिन जो इसका रिक्वायरमेंट है, जो यूजेज सबसे ज्यादा होता है इसके अंदर, जो लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल करते हैं वो पीक आवर्स के अंदर करते हैं। एक सवेरे का टाइम होता है कि सुबह 7 या 6, 6:30 बजे से लेकर तकरीबन 10, 10:30 बजे तक जो है ये पूरे 76 लाख लोग जो है कहीं ना कहीं काम पे जाते रहते हैं, और वापसी में जो शाम में जो है 5 बजे से लेकर तकरीबन रात के 10, 10:30 बजे तक का ये लोग 76 लाख लोग जो है अपने अपने घरों पर वापस आते रहते हैं। तो आप किसी भी, तो एट एनी गिवन टाइम रश आवर्स के अंदर और पीक आवर्स के अंदर ये ट्रेन के अंदर 5000 के करीब जो है हर ट्रेन के अंदर जो लोग होते हैं। तो आप सोशल डिस्टेंसिंग कैसे कर सकते हैं ऐसे माहौल के अंदर? जितने भी बिजनेसेस हैं मुंबई के अंदर, इनको गवर्नमेंट, जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है, उनको चाहिए कि इसको जो है 24/7 रन करने दिया जाए, 24 घंटा, मतलब कि डेली जो है 9:30 to 5:30 या 10 से 6 बजे तक का काम कारोबार चलने का टाइमिंग खत्म करके इसको इस तरीके से करना चाहिए कि 24 घंटा काम चले और 3 शिफ्ट में काम चले। तो ऑटोमेटिकली जितना भी क्राउड है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, एक चीज। दूसरा जो है 5 डेज वर्किंग होना चाहिए। 5 डेज वर्किंग होने में ये होगा, जब आप एनीवे जब 3 शिफ्ट अगर काम हो रहा है तो आपका काम तो जो हफ्ते भर में काम होता था वो तो 1/3 टाइम में वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 वीकली अगर आप हॉलीडेज दे भी रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को तो वो सफिशिएंट है, आपके वर्क उससे सफर नहीं करेगा। तीसरा, कि इसके अंदर जो वीकली हॉलीडेज आप देंगे वो हर एरिया की डिफरेंट वीकली हॉलीडेज होना चाहिए।
ताकि जो है दो, अगर मंडे ट्यूसडे एक जगह का वीकली हॉलीडे है, सैटरडे संडे दूसरी जगह, इस तरीके से जो है उसको डिवाइड करना चाहिए ताकि जो है क्राउड जो है वो डिवाइड होकर ट्रेन में ट्रैवल करे। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है मुंबई के अंदर है वो है बेस्ट बसेस। वो वर्ल्ड की सबसे अच्छी सर्विस प्रोवाइडर्स में से एक है, लेकिन उनके लिए भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हम उस पर कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जहां तक सवाल है कि रोड्स वगैरह इतना ट्रैफिक होता है कि ये बसेस कभी भी टाइम पर आपको कहीं नहीं पहुंचाती। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है बेस्ट की बसेस के साथ। बेस्ट की बसेस को पहली मरतबा तो जब पहली बात तो ये कि जब 24 घंटा गाड़ी 24 घंटा जब सिटी ऑपरेट कर रही है तो ये बसेस भी 24 घंटा चलनी चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज, बस के लिए डेडिकेटेड लेन होना चाहिए। हर रोड के ऊपर जहां कहीं भी ये बस चलती है वहां पे एक डेडिकेटेड लेन होना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो डेडिकेटेड लेन डेवलप करे और जो है ताकि जो लोग सही टाइम पर इस पर रिलाई कर सके बेस्ट बसेस के ऊपर। तो जो लोकल ट्रेन के ऊपर जो बर्डन होता है, क्राउड होता है, वो थोड़ा सा लोकल ट्रेन का क्राउड जो है वो बेस्ट बसेस की तरफ आएगा अपनी ट्रैवलिंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मुंबई की टैक्सीज, रिक्शा और फ्लीट कैब्स। अभी इसमें जो है सबसे बड़ा जो रिक्शा और जो टैक्सी है, इसमें सबसे बड़ा जो एक मसला है कि इनके जो ड्राइवर्स होते हैं ना वो काफी एरोगेंट होते हैं और बहुत ज्यादा इग्नोरेंट होते हैं कि उनको किसी की जरूरत की फिक्र बिल्कुल नहीं है। वो आपको ब्लाइंडली एकदम ब्लैंकली आपके मुंह पे कहीं पे भी जाने के लिए मना कर देंगे। आपको अगर कहीं इमरजेंसी में जाना है, आपको 10 टैक्सी वाले को पूछना पड़ेगा, वो आपको ना बोलेगा। 10 रिक्शा वाले को पूछना पड़ेगा, वो ना बोलेगा। आप अगर नसीब अच्छा है तो आपको जो 11वीं 12वीं मरतबा में शायद आपको रिक्शा या टैक्सी मिल जाएगा। ये एक बड़ा मसला है टैक्सी और रिक्शा वालों के साथ। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला होता है वो होता है कि अगर आप अभी जैसे कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे ऐसी परमिशन दी है कि एक टैक्सी के अंदर या एक फ्लीट कैब के अंदर अगर कार रेंट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उसमें सिर्फ 3 लोग जा सकते हैं ड्राइवर के अलावा। पीछे की सीट पे 2 लोग और आगे एक इंसान बैठ सकता है। अब प्रॉब्लम यह है कि कितने लोग इस तरीके की सर्विस को अफोर्ड कर पाएंगे। ऑलमोस्ट जो है पीक आवर्स के अंदर जो है ये 20 से 30 रुपया पर किलोमीटर आपको फ्लीट कैब का चार्जेस पड़ता है। 20-22 रुपया जो टैक्सी का चार्जेस पड़ता है आपको पर किलोमीटर। तो 22 रुपया अगर आपको मान लीजिए कि आप कहीं फार सबब में रहते हैं, उसमें वेटिंग टाइम होता है, वो सब होता है, फार सबब में रहते हैं, आपको अगर 30 किलोमीटर जाना और 30 किलोमीटर आना, तो आपके पास कम से कम 500 रुपया होना चाहिए। अगर आप शेयर करके भी कैब जा रहे हैं तो आपके पास कम से कम 350 रुपया आपके पास होना चाहिए एक 25 किलोमीटर जाके आने के लिए। 50 किलोमीटर जाके आने के लिए आपके पास 300 से 400 रुपए का पैसा है। कितने लोग हैं जो इतना पैसा कमाते हैं और वो अफोर्ड कर पाएंगे? पहली बात तो जो टैक्सी ड्राइवर्स और जो रिक्शा ड्राइवर्स जो ये मिसबिहेव करते हैं पैसेंजर्स के साथ, और जो इनको बोला जाता है स्पेसिफिकली लाइसेंस इस शर्त पे दिया जाता है कि आप पैसेंजर्स को ना नहीं बोलेंगे। जो भी पैसेंजर आएगा आपकी गाड़ी में बैठेगा, आपको उसके घर जहां भी उसे जाना है आपको वहां तक छोड़ना है। ये आरटीओ का जिम्मेदारी बन जाती है। तो ये आरटीओ की जिम्मेदारी बन जाती है कि इनकी गलतियों के लिए पनिश करें। तो होना यह चाहिए कि आरटीओ को चाहिए कि एक जो है जिस तरीके से फ्लीट कैब्स के अंदर आपके ड्राइवर का आप फीडबैक दे सकते हैं, वो कंपनी को, जिस भी कंपनी का आप गाड़ी यूज कर रहे हैं, वो एक फीडबैक दे सकते हैं कि भाई ड्राइवर, आप स्टार रेटिंग्स होती है उसके अंदर, आप फीडबैक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि भाई ये आदमी मेरे को अच्छे से ट्रीट नहीं किया, ये गलती किया, ये अच्छे से किया, ये बहुत अच्छा ड्राइवर है। तो इस तरीके से आरटीओ को एक वेबसाइट मेंटेन करनी चाहिए। हर ड्राइवर जिसके उधर आप बैठ रहे हो आपको स्टार रेटिंग देनी चाहिए और उस तरीके का फीडबैक जो है ऑप्शन होना चाहिए, ताकि इन ड्राइवर्स को पनिश किया जा सके और रिवॉर्ड किया जा सके उनके अच्छे कामों के लिए। लेकिन मेट्रो ट्रेन का एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि 20 साल लग गया इसको बनते बनते, और ये अभी तक जो है सिर्फ एक 20-22 किलोमीटर की एक मेट्रो लाइन बनी है अब तक की। वो लाइन कहां से कहां तक है? घाटकोपर से शुरू होती है और वो जाकर जो है
वर्सोवा पे ख़त्म हो जाती है। अब प्रॉब्लम यह है कि मुंबई जो एक आइलैंड सिटी है और पूरी जो एक लंबाई में बसी हुई सिटी है, जिसको पहले जब पॉपुलेशन कम था उस वक्त जो है सेंट्रल लाइन और वेस्टर्न लाइन परफेक्टली कवर कर लेती थी। वेस्टर्न लाइन जो कोस्टल एरिया से लगकर चलती है, सेंट्रल लाइन जो वो इंटीरियर्स में आती है। तो ये जो है काफ़ी सारे जो मसले थे ट्रैवलिंग के, ट्रांसपोर्टेशन के, वो ये दोनों लाइन से हल हो जाते थे। लेकिन पिछले जो है 30 सालों के अंदर, 25 सालों के अंदर बॉम्बे बहुत ज़्यादा, मुंबई जो है वो एक्सपैंड हो गया। एक्सपैंड होकर जो आज जो है वो फैल कर जो कई सैटेलाइट सिटीज़ बन गई है, यहाँ से जो लोग इसमें ट्रैवल करते हैं। तो सिर्फ वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो पॉसिबल नहीं है। तो मेट्रो ट्रेन्स होनी चाहिए थी, जो मुंबई का जो पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन है, सेंट्रल और वेस्टर्न लाइन का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो नॉर्थ साउथ चलता है। ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर जो है वो पॉसिबल यहाँ पर है नहीं, सिवाय एक ट्रेन के और 2 रोड्स के। एक रोड जो है वो जोगेश्वरी विक्रोली रोड है, जो है आपको ईस्टर्न साइड से जो है आपको वेस्ट की साइड मतलब लेके जाता है। दूसरा जो है घोड़बंदर रोड है, जो आपको ईस्ट से वेस्ट लेके जाए। बीच में एक आध 2 और रोड है जो आरएम मिल कॉलोनी से और यहाँ वहाँ से होके जाते हैं, लेकिन वो इतने फॉर्मल और इतने यूज़ करने वाले रोड नहीं है। और जो एक ही मेट्रो लाइन है वो है घाटकोपर से लेके वर्सोवा तक का, और वो बहुत उसमें जो है ऑलवेज क्राउडेड होती है, और उसमें भी आना जाना जो बहुत मुश्किल काम है, और वो सर्व नहीं करती जो पर्पज़ है। जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स है साउथ बॉम्बे के अंदर और सबब्स के अंदर और बहुत सारे अदर इलाके के अंदर, जो उसको सर्व नहीं कर पाती है। सिर्फ कुछ जो बिजनेस पॉकेट्स है ये मेट्रो लाइन सिर्फ उसको सर्व करती है। तो इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट जो 3 या 4 जो है जो लाइंस पे और एक्सटेंशन, मेट्रो लाइन के एक्सटेंशन पे काम किया जा रहा है, उसको एक टाइम फ्रेम के अंदर जो कंप्लीट करना चाहिए। और वो कंप्लीट कैसे? 1 से 2 साल के अंदर। कोई ज़्यादा लंबी लाइन नहीं डालनी है, बहुत से बहुत आपको जो है अगर सब लाइन्स आप मिला भी लेते, 20-30 किलोमीटर की ये लाइन्स है सब, हाँ, तो सब मिलाकर भी जो 150-200 किलोमीटर लाइन नहीं होती है। 150-200 किलोमीटर बनाने के लिए 1.5 साल बहुत हो गया। 1.5 साल के अंदर ये लाइंस बन के सब ऑपरेशनल हो जानी चाहिए, ताकि जो लोगों का जो ट्रांसपोर्टेशन को लेकर जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम का मसला जो है, वो प्रॉब्लम जो है हल हो जाए। एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है वो है हमारे रोड्स। जहाँ तक मुंबई का सवाल है, मुंबई के अंदर रोड्स हैं। मुंबई जो बहुत बड़ी सिटी है, काफ़ी रोड्स हैं। प्रॉब्लम ये है कि इतनी कॉम्पैक्ट सिटी है मुंबई कि इसके अंदर रोड्स होने के बावजूद भी जो है ट्रैफिक जैम जो एक नॉर्मल चीज़ है। अगर आपके पास आपकी खुद की कार है, मोटरसाइकिल है, या जो कुछ भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आप यूज़ करते हैं, उसके बावजूद भी अगर आप चाहें कि बाय रोड जाकर मैं अपने ऑफिस इन टाइम पहुंच जाऊं, तो आपको एक मामूली 20 या 30 किलोमीटर का सफ़र करने के लिए आपको कम से कम जो है 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। अगर आप पीक आवर्स में निकल रहे हैं, कि सवेरे आप निकल रहे हैं ऑफिस टाइम पर, या शाम में आप आ रहे हैं घर को ऑफिस टाइम से छूट करके, तो ये सब जो रोड इतने कंजेस्टेड हैं कि कई बार जो है 2 से 3 घंटा लग जाता है आपको 20-30 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए। तो उसमें पहला सोल्यूशन ये हो सकता है कि जहाँ कहीं भी हॉकर्स हैं, आप हॉकर्स के लिए एक जोन बनाइए जहाँ पर वो अपनी प्रोडक्ट और अपना लाइवलीहुड जो है वो कर सकें, अपनी ज़िंदगी जो है अपना गुड्स बेच सकें और अपनी ज़िंदगी संवार सकें। उनके लिए एक हॉकर जोन बनाओ एक एरिया के अंदर, और उनको स्ट्रिक्टली जो है रोड्स पर जो है किसी को हॉकर को दुकानें लगाने मत दो, एक चीज़। दूसरी चीज़, रास्तों पर, चाहे वो मेन रोड्स हो, चाहे गलियां हो, चाहे जो है छोटे मोटे जो है एकदम अंदर के इंटरनल रोड्स हो, इस किसी भी रोड पर आपको पार्किंग नहीं अलाउ करनी है। खास तौर मुंबई सिटी के अंदर एक कंपल्शन, ये गवर्नमेंट को ये चीज़ जो बहुत स्ट्रिक्टली जो है इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, वो ये है कि आप वो इंसान, वो आदमी, वो फैमिली या वो शख्स जो एक गाड़ी खरीद रहा है, चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, अगर उसको पार्किंग करने की जगह नहीं है उसकी सोसाइटी में, तो आप उसको प्रोडक्ट बेचो ही मत, अलाउ ही मत करो। और अगर किसी ने खरीद लिया, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, टेम्पो सर्विसेज हो, ट्रक हो, बस हो,
कोई भी चीज़ हो जो आप दे रहे हो बिजनेस करने के लिए। एक आदमी जब बिजनेस करता है, आपको अगर दुकान खरीदनी है, फॉर एग्जांपल आप दुकान खरीदें, आपको एक अनाज का शॉप डालना है, तो आप एक दुकान खरीद के जो आपका काम करते हो, उसी तरीके से जो आदमी एक पार्किंग स्पेस नहीं बता सकता है, वैसे आदमी को, वैसे इंसान को जो है मुंबई सिटी के अंदर किसी भी तरह की कोई भी गाड़ी खरीदने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। हर शहर के अपने प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन इंडिया के ज़्यादातर शहरों में जो प्रॉब्लम है मोरलेस कॉमन है, और वो कॉमन सोल्यूशन भी उसके लिए रिक्वायर्ड है। क्योंकि ये जहाँ तक जो कोविड-19 का सवाल है, डॉक्टरों ने कह दिया, साइंटिस्ट लोगों ने कह दिया, गवर्नमेंट्स ने कह दिया है कि ये अब फॉर एवर यहाँ पर रहने वाला है। हमको प्रिकॉशंस लेने हैं, हमको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, हमको हाइजीन मेंटेन करना है। अगर ये सब करना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमारी सिटी को हम कम से कम क्राउडेड करें। खाली मॉल्स में नहीं जाने से, थिएटर में नहीं जाने से, जो अपना पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज तक का डेवलप हुआ है, ये सोशल डिस्टेंसिंग के लिए डेवलप हुआ ही नहीं। दूसरे जगहों पर, खास तौर पे आप यूरोप में जाइए, अगर आप अमेरिका में जाइए, तो होता है जब जैसी ऐसा लगता है गवर्नमेंट्स को, वहाँ की अथॉरिटीज़ को लगता है कि भाई यहाँ पर जो है धीरे धीरे शहर बसना का चांसेस है, तो सबसे पहले टाउनशिप प्लानिंग होती है। हमारे उधर भी दो एग्जाम्पल्स हैं, पूरे इंडिया के अंदर दो एग्जाम्पल्स है। एक तो चंडीगढ़ का एग्जाम्पल है, वो एक प्लान्ड सिटी है, और दूसरी जो है न्यू मुंबई, ये एक प्लान्ड सिटी है। यहाँ पे सेक्टर सिस्टम है, वाइड रोड्स है, गार्डन्स है, ओपन स्पेसेस है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जो है वहाँ के पॉपुलेशन को एब्सोल्युटली कोऑपरेट करता है, और उस वजह से जो कहीं पे भी क्राउडिंग नहीं होती है, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होती। हालांकि वहाँ पे भी अब स्लम्स बनने चालू हो गए हैं, वो उसको सिडको को और जो भी कंपनीज और अथॉरिटीज़ और गवर्नमेंट है उसको वहाँ पे वो सब चीज़ों को रोकना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल है। अभी मुंबई में वो सब कर पाना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है कि आप मुंबई के जो सबब्स हैं उसको सुधारना चालू कीजिए इस चीज़ के लिए, और क्राउडेड जो एरियाज़ है उसको, जो क्राउडिंग उसकी कम कीजिए। और होपफुली जो है इन फ्यूचर जो है, आज से नहीं, इस जनरेशन में अभी से अगर शुरू करेंगे तो मे बी 10 साल बाद, 15 साल बाद हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ठीक हो जाएगा। हर शहर का, पूरे इंडिया में जितने भी शहर हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रांसपोर्टेशन। आपको ट्रांसपोर्टेशन सुधारना है ताकि सिटी का जो क्राउड है, काम करने वाला क्राउड, वो धीरे धीरे दूसरी जगह मूव है अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ होगी। आपको बिजनेस सेंटर्स जो है वो सिर्फ एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रखना है, आपको डिफरेंट सिटीज़ में जो है डिफरेंट बिजनेसेस डेवलप करने की ज़रूरत है। इस तरीके से ही हम इस महामारी से और इसके बाद में जो भी हमारे पे प्रॉब्लम्स आएंगे, अल्लाह ना करे, वो सब चीज़ से जो निपटने का हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। होप कि आपको ये प्रोग्राम मेरा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट के अंदर आपके कमेंट डालिए। अगर नहीं भी अच्छा लगा होगा तो कमेंट डालिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।